नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात सनातन पर रार की, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हो रही तकरार की, बात सनातन पर विवाद की और 2024 में होने वाले आम चुनाव में हिसाब किताब की। जी हां, पिछले कई दिनों से देश की सियासत में सनातन पर घमासान मचा हुआ है। सनातन को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बता रहा है, तो कोई एड्स और कुष्ठ रोग बता रहा है, तो कोई धर्म के सवाल पर बीजेपी को खरी खोटी सुना रहा है। अब राजनीति में सनातन की सनक छाई हुई है और आने वाले चुनाव की बिसात बिछाई हुई है। धर्म, हिंदुत्व को लेकर विपक्ष का नया गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सत्य सनातन धर्म को खत्म करने की बात पर मठ मंदिरों के संत और कथावाचक तिलमिलाए हुए हैं, जिस पर एक सुर में मोदी सरकार और बीजेपी नेता विपक्ष यानी इंडिया मतलब इंडी पर हमलावर हैं। हम इंडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया, उसमें उन्होंने घमंडिया और इंडी दो शब्दों का इस्तेमाल बखूबी किया और कहा कि घमंडिया गठबंधन अपने हिडन एजेंडे के तहत सनातन को खंड खंड करना चाहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सनातन का ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सनातन की ये तकरार 2024 की पिच तैयार कर रही है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा सनातन पर विवाद 24 का हिसाब किताब में। देश में सनातन पर विवाद जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहा नहीं जा सकता कि 2024 में आने वाले आम चुनाव तक ये एक वैचारिक महामारी न बन जाए, क्योंकि सियासी फायदे के लिए जिस तरह से सत्ता लोलुप राजनेता धर्म को अपनी बपौती समझते हुए सनातन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वे धर्म और सनातन की आड़ में लोगों को समुदायों में बांट रहे हैं। आज देश में राजनीतिक बयानों से लेकर आम चौक चौराहों पर सनातन चर्चा का विषय बना हुआ है। सनातन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। बात पिछले कुछ दिनों की करें तो ऐसे ऐसे बयान सनातन पर सुनने और देखने को मिले हैं जिसने सनातन पर नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सनातन धर्म की आलोचना करने वालों पर तीखा हमला बोला। पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दल समाज को विभाजित करने में लगे हैं। भारत की संस्कृति पर हमला करना उनका मकसद है। एक बार पहले भी सनातन धर्म विवाद पर बोलते हुए पीएम ने भाजपा नेताओं से कहा था कि वो इस विवाद पर सख्ती से जवाब दे, और इस बार खुद पीएम ने सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए साफ कर दिया है कि 2024 में इस मुद्दे को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने सनातन के मुद्दे पर आए विचारों से खुद को भले ही अलग करने की कोशिश की है, मगर कांग्रेस के अंदर इस बयान को लेकर दो तरह के विचार हैं। ऐसे में बीजेपी की यही कोशिश है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर वो घेर सके, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि 2024 की पिच सनातन पर तकरार के साथ तैयार है। अब सनातन पर जारी ये विवाद 2024 में कितना हिसाब किताब करेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि धर्म और आस्था पर हमले का ये खेल 2024 के आम चुनाव में किसके लिए जलवा बनता है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। ये इंडी अलायंस की नीति है, ये घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए। तो सनातन पर विवाद है, 24 का हिसाब किताब है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आखिरकार आस्था पर हमला कर रहा घमंडिया गठबंधन अभी तक तो
इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातें आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या जो कुछ भी इसके लिए कहा जा रहा था, उसके बीच में पीएम मोदी ने भी अपने वक्तव्य में जिन चीजों को कहा है उसके क्या मायने हैं? क्या वाकई में इंडी जो कहा जा रहा है और जिस तरीके से घमंडिया पहले ही कह दिया गया था, उसके बाद लगातार जितने सनातन धर्म को लेकर जो विवादास्पद टिप्पणियां, बयान हमने सुने थे, मौका मिल डीएमके की तरफ से जब ये तमाम चीजें आई थी, उसके बाद देखिए बीजेपी ने बहुत खेलने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन में जो लोग हैं उन पर निशाना साधने को मिला। क्योंकि डीएमके में जब उदयनिधि स्टालिन के बाद जो स्टेटमेंट्स और ज्यादा आए थे, तो बहुत ऐसे ऐसे शब्दों से सनातन धर्म को कंपेयर किया गया कि शायद सुनने योग्य भी नहीं है। अब ऐसे में जहां तक ये पूरी तस्वीरें आई हैं, उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट्स, क्या है इसके पीछे और इन सब का क्या कितना प्रभाव पड़ेगा, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। क्योंकि क्या इन मुद्दों पर ही बात होगी? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या और कोई मुद्दा नहीं है जो सनातन धर्म पर पूरा एक केंद्र करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज किया जा रहा है इन तमाम चीजों को लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद? और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातें आई हैं, वाकई में यदि पीएम मोदी भी कह रहे हैं इंडिया घमंडिया, तो इसके क्या मायने हैं? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर महाराज हैं स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्वनी जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं बहुत एक लाइन में एक सवाल अपना करूंगी कि अभी तक तो घमंडिया था इंडिया, अब इंडी हो गया, उसके बाद सनातन को लेके बहुत सारी बातें। क्या पीएम मोदी को ये तमाम चीजें बोलनी चाहिए, या जिस तरह से जो चीजें आई हैं वो ठीक हैं? घमंडिया तक क्या सीमित नहीं था जो और कुछ भी बोलना पड़ रहा है? देखिए, आप राखी जी, मैं कहना चाहूंगा पूरा आप पढ़ लीजिए। I-N-I-A, तो ए को अलायंस आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इंडी अलायंस अगर उन्होंने कह दिया, दूसरा क्या पढ़ा जा सकता है? हिंदुस्तान थोड़ा ही नाम हो जाएगा उनका, इंडिया थोड़ा ही नाम हो जाएगा, इंडी अलायंस ही कहा जाएगा। ए का मतलब जो है वो आचार थोड़ा ही है वहां, ए का मतलब अलायंस है वो, और ये इनका गठबंधन है, गठबंधन मतलब अलायंस। तो इंडी अलायंस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला वो बहुत सही बोला उन्होंने, ये इंडी अलायंस ही है। ये लोग अपने आप को इंडिया समझ लिए हैं। ये थोड़ी सी इन लोगों की वैचारिक भूल है, या कुछ जो है एक साजिश अब इन लोगों ने किया कि कोई जो है इसका वो नहीं कर सके। इंडिया और भारत ये दोनों हमारे हृदय में बसते हैं, दोनों संविधान के अनुच्छेद 1 में है, और हमको कोई इंडिया से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस इंडी अलायंस से हमारे विरोधी हैं, तो इनसे हमको दिक्कत होगी, इनसे हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। ना इंडिया से हमको कहीं कुछ है, ना भारत, इनको भारत से है। क्योंकि भारत में ये कोई भी काम अगर कर रहे, देखिए अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के उसका इन लोगों ने किया कि भारत के क्यों प्रेसिडेंट लिख दिया। हमने तो संवैधानिक रूप से वो प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से आया, और इन लोगों ने उसका भी विरोध शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने विरोध किया है। दूसरी बात, आज जो सनातन की बात आप सवाल उठाई हैं, ये इस समय बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। चूंकि यहां की बात मत करिए राखी जी, मैं शुरू करता हूं दिल्ली के जो इंडी अलायंस के लोग हैं, मैं सबकी बात करता हूं। दिल्ली का मंत्री गौतम, चंद्रशेखर जी जो बिहार के मंत्री हैं, जगदानंद सिंह जी टीका लगाने पर कहते हैं। मैं जगदानंद सिंह को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है, मैं टीका लगाता हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे गर्व है। और आप जगदानंद जी अपने घर जाइएगा और शीशे में देखिएगा, और उसके बाद सोचिएगा क्या बयान दिया था हमने। तो आपको अगर शर्म आए तो ठीक है, नहीं तो बेशरम तो है ही हैं आप लोग। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, बंगाल चलिए कल्याण बनर्जी, उसके बाद देखिए ये कर्नाटक, जहां से ये कर्नाटक के 2 मंत्रियों का बयान आया कि एक मंत्री तो कहता है कि 26 दलों का गठबंधन ही इसलिए हुआ है कि हम सनातन को समाप्त कर सके, स्पष्ट बोला है। उसके पहले एक मंत्री जो वहां के मुख्यमंत्री का बेटा है, कहता है डेंगू मलेरिया। ए राजा जो कई बार सांसद चुने गए हैं, देश की संसद में बैठते हैं, उन्होंने तो HIV और पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो ये क्या है? उसके बाद
हमारे विजय कौशिक जी बैठे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र वो भी मंत्री है वहां, उन्होंने उस पर मुहर लगाया। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम साहब के बेटे ने भी उस पर मुहर लगाया। तो यानी कि पूरा कांग्रेस और जो ये इंडिया अलायंस है, वास्तव में इनका जो सनातन को समाप्त करने का ठेका लिया है इन्होंने। इन लोगों को सुरेश चाचा का पैसा आया है, लग रहा है कि भाई सनातन को खत्म करो, नहीं तो मोदी बहुत आगे निकल जाएंगे। मोदी जो सनातनियों के दिल में बसते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से इंडिया अलायंस के लोगों को, इस सनातन को खत्म करने की 1000 सालों से ऊपर से कोशिश हो रही है, मगर इतिहास गवाह है, जिसने भी सोचा, जिसने भी कोशिश की, वो खुद मिटा, खुद उखड़ा। चाहे वो पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, मुगल हो, और चाहे ये इंडिया अलायंस हो, ये सारे उखड़ेंगे और ये सारे समाप्त हो जाएंगे। जी राखी जी, चलिए वापस आते हैं विजय कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं अब आपसे ही स्पष्ट कर लूं, क्योंकि गठबंधन में हैं और इंडिया है, इंडिया अलायंस है, कुछ और है, घमंडिया है, ये स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अभी आज के पहले यानी कल तक तो इंडिया गठबंधन कहा जा रहा था, उसके पहले घमंडिया कहा ही गया था। अब एक नई चीज आज उत्पन्न हुई है, इंडिया अलायंस। तो मुझे लगता है स्पष्ट कर दे कांग्रेस। दूसरी चीज, क्या ये एक ऐसी चीज मिल गई है भारतीय जनता पार्टी को जो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, मैं तो इंडिया गठबंधन ही कहूंगी, जो गठबंधन है उसको लेकर बड़े जोर से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है। क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं और जो स्टेटमेंट आए सनातन को लेके, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और बड़ा मुद्दा मिल गया क्योंकि सनातन पर सवाल उठाना यानी हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसी को कुत्ता काट ले और उसको रेबीज हो जाए तो भ्रम की स्थिति में वो व्यक्ति बचता नहीं है, वो मारा जाता है एक दिन। और वो इस अवस्था के दौरान उसे तमाम तरह के भ्रम होते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी को कुर्सी का कीड़ा काट जाए तो उसे भी तमाम तरह के भ्रम होते हैं। अब उसका बचना ना बचना वो तो सब ईश्वर की बात है और जनता की बात है कि जनता उसका कैसे इलाज करती है। लेकिन इतना तय है कि मोदी जी को कुर्सी का कीड़ा काट चुका है और वो किसी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्हें तमाम तरह के भ्रम होने लगे हैं। उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है, जिस इंडिया को वो गर्व से कहा करते थे, मेक इन इंडिया, और तमाम तरह के उसके साथ इनके साथ जुमले जुड़े हुए थे इंडिया शब्द के साथ में। अब उस इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है कि अब ये इंडिया शब्द को मिटाकर कहते हैं कि भी देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब दूसरी बहुत बड़ी बात जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा कि महात्मा गांधी तो सनातनी थे, उनके आखिरी शब्द हे राम थे। तो भैया मोदी जी सबसे पहले तो एक चीज बताइए आप कि नाथूराम गौडसे ने उनकी हत्या क्यों की थी? अगर महात्मा गांधी सनातनी थे, उनके अंतिम शब्द हे राम थे, तो एक हिंदू को, एक सनातनी को नाथूराम गौडसे ने क्यों मारा था? और जिस संगठन से वो जुड़े हुए थे, आरएसएस के बारे में, उसके बारे में हमारे मोदी जी के क्या विचार हैं? जाहिर सी बात है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी का यही है काम। ये कहते थे कि इन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब से हमारा गठबंधन बना कांग्रेस का, तब से तो मानो ये समझो कि मोदी जी का क्या संतुलन बिगड़ गया है। जो भाजपा ये कहती थी कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, आज उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ गई, उन्हें लग गई गठबंधन की बीमारी, और 38 दलों का गठबंधन ये तैयार कर चुके हैं। 2 दल और चले गए इनके साथ, तो अली बाबा 40 चोर वाला गठबंधन इनका तैयार हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सत्य सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वो हमारे इस देश की का मूल है, मूल तत्व है। हिंदू और हिंदुत्व और सनातन को मिटाकर इस देश को जो है आप गुलाम बना देंगे, और कोई हमारी संस्कृति पर या हमारे धर्म पर हमला करता है तो वो नष्ट हो जाएगा निश्चित तौर पर। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो पुर्तगाली रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुगल रहे हों, ये तो रिकॉर्ड है। तो सवाल ये है कि इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, क्योंकि बेरोजगार इन्होंने देश को बना दिया, कर्जदार बना दिया, घोटालों से इन्होंने इस देश को लूट लिया। तो अब ये धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का, और ये साबित करना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है और हम हिंदुओं के बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो हमें जानना चाहते हैं मोदी जी हिंदुओं के रोजगार क्या छिने आपके राज में, उनके व्यापार क्या चौपट हुए हिंदुओं के? आज हिंदू क्यों हर तरह से परेशान है?
आज हिंदू कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदूषण को लेकर, अपने इलाज को लेकर आपने हिंदुओं द्वारा ली जाने वाली मेडिक्लेम की विजय जी, सुविधा पर बीजेपी की 18% जीएसटी का लगा दिया। विजय जी, बीजेपी ये मांग कर रही है जब से ये स्टेटमेंट आए सनातन पर कि ऐसे लोगों को गठबंधन से हटा दीजिए ना, बाहर कर दीजिए। मुझे दो बातें समझ में आई, या तो ऐसे लोगों को हटा दीजिए, या तो फिर बीजेपी के केंद्र में सरकार है, आप ऐसे लोगों को सजा दे दीजिए, एक आवाज करिए, एक चीजें लाइए कि इस तरह से स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं। हो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। देखिए, मैं आपको पहले गठबंधन की स्थिति स्पष्ट कर दूं। कोई भी शादी तब कंप्लीट मानी जाती है जब 7 फेरे हो जाते हैं। अभी हमारी बहुत से मुद्दों पर आपसी सहमति बाकी है। अभी तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हो सकता है 1-2 दल भाग जाएं हमारे यहाँ से, 1-2 दल नए आ जाएं, तो उसमें जो क्षेत्रीय दलों का ठेका कांग्रेस ने तो नहीं ले रखा, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे देश के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि अगर कोई किसी के धर्म पर चोट करता है, अपमान करता है, ऐसे बयान देता है जिससे 2 समुदायों के अंदर वैमनस्य पैदा हो, इस देश की शांति व्यवस्था खतरे में पड़े, तो उन लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। ठीक है, तो चलिए। हम निवेदन करते हैं मोदी सरकार से, हम तो कह चुके हैं, तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया। हमने कहा कि भी इन्हें गिरफ्तार कीजिए, चाहे कांग्रेस का नेता चाहे किसी भी पार्टी का है, तो इन्होंने कहा ये तो जेलें भर जाएंगी। अरे भाई, आपको जेलें भरने की चिंता है, हमें देश की चिंता है। अगर देश के लोग आपस में लड़ मरे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, मैं वापस आऊंगी विजय जी। 150 लोग हैं, नंबर कीजिए। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। रमेश शर्मा जी, 2 बातें हैं। एक तो हम इंडिया गठबंधन से इंडी अलायंस हो गए, जिस पे आज बड़ी बातें हो रही हैं। दूसरा, पीएम मोदी ने सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से महात्मा गांधी की बात का जिक्र किया, वो एक अलग चीज हो गई। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि लपक लिया है चीजों को, कि गठबंधन में यदि है इनको बाहर करिए, हम इन तमाम चीजों को लेके एक साथ हैं। कार्रवाई कहीं हो नहीं रही है, मतलब अलग अलग निकाले जा रहे हैं। जो कल तक इंडिया गठबंधन था वो इंडिया अलायंस हो गया, ना जाने और क्या चीजें दिखी हैं। और सनातन के पीछे क्यों पड़े? ये राजनीतिक दलों को और कुछ नहीं मिल रहा क्या? देखिए, मौलिक तौर पर आपके प्रश्न में 3 चीज निकलती है। एक तो इंडिया निकलता है, एक सनातन निकलता है और राजनीति निकलती है। सबसे पहले तो इंडिया को समझ लीजिए। अगर किसी राजनीतिक दल के गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश के नाम में इंडिया है, इस पर आपत्ति होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, छोटा सा हमारे पड़ोस में श्रीलंका है। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों ने उसका नाम सीलोन रख लिया था, तो उसने अपने संविधान में ये नहीं लिखा था कि श्रीलंका दैट इज सीलोन, या म्यांमार का नाम उन्होंने बर्मा रख दिया था तो उन्होंने भी निकाल करके फेंका। या पाकिस्तान हमारे साथ बना था तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि इंडिया पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यह बांग्लादेश बना तो उन्होंने भी नहीं लिखा कि बांग्लादेश दैट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ ये इंडिया चिपका रहा। ये मेरी दृष्टि में बिल्कुल गुलामी का प्रतीक है, और जनमानस में जो है वो इंडिया को लोग पसंद नहीं करते। गठबंधन इंडिया है वो बना रहे, लेकिन भारत के नाम से इंडिया अलग होना चाहिए। आप देख लीजिए, दुनिया के 10-12 लोगों ने अपना नाम बदला, हॉलैंड ने नीदरलैंड रख लिया। गठबंधन का नाम इंडिया रहे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत के साथ इंडिया जुड़ा रहे, इस पर विचार सब लोगों को करना चाहिए, विशेषकर राजनीति से ऊपर उठ करके दोनों दलों को, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी, कि भारत रहे। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने अपने संविधान में ऐसा लिखा हो। 12-14 देशों ने अपने नाम बदल लिए हैं, हॉलैंड ने नीदरलैंड कर लिया है। आप देखिए, ईरान को अंग्रेजों ने नाम पर्शिया रखा था, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। तो कुल मिलाकर के इस पर विचार। अब दूसरा आता है सनातन धर्म पर। जो टिप्पणियां दक्षिण भारत से आई हुई हैं, ये टिप्पणियां ना केवल देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली हैं, बल्कि संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। संविधान में सभी धर्मों का आदर करने की बात कही गई है, और संविधान निर्माताओं की भावनाओं के भी विरुद्ध है। संविधान में कल्पना कर सकते हैं राखी जी, कुल 22 चित्र हैं भारत के संविधान में। 22 चित्र में से 20 चित्र ऐसे हैं जो या तो सनातन धर्म से सीधे हैं या फिर सनातन धर्म के अनुयायियों के हैं। जैसे मान लीजिए, एक चित्र उसमें भागीरथ की तपस्या और गंगा जी के उद्गम का एक चित्र है, एक चित्र कृष्ण जी गीता का संदेश दे रहे हैं वो चित्र है, एक चित्र राम जी लंका विजय करके सीता जी को ला रहे हैं वो चित्र है, गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र है।
तो उसमें गौतम बुद्ध का चित्र है, महावीर स्वामी का चित्र है, ये सारे के सारे सनातन धर्म से ही संबंधित हैं। केवल 2 चित्र हैं जो सनातन धर्म से बाहर के हैं वो या उनके अनुयायी नहीं है, एक अकबर का दरबार है और दूसरा टीपू सुल्तान है। तो आप मुझे बताइए, तो क्या संविधान निर्माता ये जो अभी जो बयान आ रहे हैं इनसे कम समझदार थे क्या? तो मैं समझता हूँ इसको जिस तरीके से देश में भावनाओं का उबाल आ रहा है, उसी प्रकार राजनीतिक दलों को राजनीति की सीमा से उठ करके कहीं ना कहीं जो बहुमत भारत का है उसकी भावना का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान कांग्रेस की थोड़ी इस पर चुप्पी या 2 कदम आगे 2 कदम बयान से मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस कई बार खुद विपक्ष को अवसर देती है। आखिर क्या कारण है कि एक समय कश्मीर से लेकर केरल तक कांग्रेस की ही सरकारें थी, कोई दूसरा टिकता नहीं था। कुछ तो आपने गलतियां की होंगी कि सारे के सारे लोग आ रहे हैं। जहां मान लीजिए कोई बड़ा दल नहीं है तो कोई लोकल क्षेत्रीय शक्ति प्रकट हो गई वहां पर, तमिलनाडु में या बंगाल में या कई राज्यों में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि संविधान बनाते समय कोई आरएसएस और भाजपा के लोगों ने सनातन धर्म के चित्र नहीं जोड़े उसमें। संविधान सभा में एक भी आदमी आरएसएस का और भाजपा का तो उसमें कोई आदमी नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों ने जो बात जोड़ी है, गांधी जी ने रामराज की कल्पना दी है, उन्होंने किसी और बात की बात नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ इस पर कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए और हिम्मत के साथ, चुनाव आज आए हैं कल चले जाएंगे, हिम्मत के साथ किसी भी धर्म पर जो हमला करते हैं। आप मुझे देखिए, गांधी जी ने 1921 का जो असहयोग आंदोलन था, अगर खलीफा को प्रथा समाप्त की अंग्रेजों ने, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जोड़ा हिम्मत के साथ, परवाह नहीं की कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से गीता प्रेस का समर्थन गांधी जी ने किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का समर्थन गांधी जी ने किया, तो उसी साहस के साथ कांग्रेस को आना चाहिए कि ये जो सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। और खुद बल्कि उनके तो मंत्री बोलने लगे कर्नाटक में, कांग्रेस को खुद आकर के उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसका लाभ पूरे देश में कांग्रेस को मिलेगा, चुप्पी साधने में नुकसान होगा। भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा में दे दिया कांग्रेस ने। जी बिल्कुल। चलिए, स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी, मुझे लगता है कि ये 2 बातें जो आज आई हैं, एक राजनीति से कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर है, दूसरी सनातन धर्म पर। बात यही आ रही है कि जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है उन लोगों पर क्या कोई कार्रवाई हो गई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? कांग्रेस पर सीधे आरोप हैं कि ऐसे लोगों को बाहर क्यों नहीं करा, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तो थोड़ा वक्त है, हो सकता है धीरे धीरे कुछ लोग खुद ही छट जाएं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुझसे पूर्व जो महाशय बोल रहे थे वो बहुत अनुकूल और उचित बोल रहे थे इस विषय पर, और अपनी छवि को राष्ट्रीय छवि या सनातन छवि बनाने के लिए अभी जो बयान आए थे, दरअसल में अगर कांग्रेस उस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर करती है तो कांग्रेस की छवि बहुत उत्तम और उज्जवल होगी, और एक आगे बोलने की किसी की ऐसी हिम्मत भी नहीं होगी, और कांग्रेस की छवि को इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगर कांग्रेस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है तो मेरे को पूरा विश्वास है कि उसका लाभ कांग्रेस को भरपूर मिलेगा, और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस ऐसा करे, क्योंकि सनातन संस्कृति के ऊपर कोई भी व्यक्ति, पार्टी, कोई नेता हमारी संस्कृति से या सनातन से बड़ा नहीं है, और हम लोग उसी संस्कृति के पालक हैं। और हम कांग्रेसी या दूसरी पार्टी के लोग सनातन से जुड़े हुए हैं, तो उनको कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। तो ही ये भारत में संदेश जाएगा कि वहां भी सनातनी लोग रहते हैं और वो भी सनातन को मानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि देश में चुनाव है, कई स्टेट्स में भी हैं, 2024 में भी चुनाव है, और कहीं ना कहीं ये जोड़ा जा रहा है कि इस तरह की जो बातें हैं ये 24 का हिसाब किताब है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या कोई मुद्दों की कमी है क्या हमारे देश में? उस पर डिस्कशन क्यों नहीं होता? क्या तमिलनाडु में और कोई बात नहीं थी करने के लिए जो सनातन पर चले आए, उसको बिल्कुल बीजेपी ने लपक लिया, उस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रही है? क्यों? सवाल तो यही कि ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों? देखिए, ये सभी राजनीति का जो मुद्दा है, अगर हम उस आधार पर बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम केवल एक ही चीज को चुनाव का मुद्दा बना नहीं सकते। कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है तो उसकी गलती का सुधार है कि उसको हम
पक्ष के साथ, कांग्रेस के साथ, वो मिलकर के कांग्रेसी लोग उसको दंडित करें या जो भी करें, पर हमें चाहिए कि हमें सनातन के लिए भी बात करनी है और अपने देश के कल्याण के मुद्दों की भी बात करनी है चुनाव के हिसाब से। तो चुनाव में तो केवल हम एक ही चीज को पकड़कर चुनाव लड़ नहीं सकते। चुनाव में तो सारी चीजें जो है समाज के काम की जो है वो आएंगी, समाज सेवा में जो भी चीजें आती हैं, राष्ट्र के उत्थान में जो चीजें आती हैं, जनमानस के कल्याण के लिए जो चीजें आती हैं, उन मुद्दों पे भी चर्चा रहे चुनाव में, उससे ही चुनाव आगे बढ़ेगा। और एक ही चीज को लेकर चुनाव आगे नहीं बढ़ेगा तो सनातन की भी हमें छोड़ के हम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति जो है, जो भी लड़ रहे हैं या इस पे टिप्पणी कर रहे हैं या समझिए इस पे धावा बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो सनातन को भी महत्व देते हैं, सनातन को भी मानते हैं और हमें सनातन को मानना ही पड़ेगा, तो ही हमारे देश का गौरव है। क्योंकि ये देश ही सनातन की वजह से पहचान है, इसकी पहचान पर कोई कुठाराघात करता है तो उस पे हमें अवश्य खड़ा होना पड़ेगा और समाज के जो मुद्दे हैं उनको भी साथ रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, शुरू से कहा गया और सुना गया कि धर्म पर राजनीति ना हो, यहाँ तो मुझे सबसे ज़्यादा राजनीति धर्म पे ही दिख रही है, ये मामला ठंडा होता नहीं दिखता। दूसरा, मैं सिर्फ एक लाइन में कह दूं कि अब ये इंडी अलायंस का क्या करना है? देखिए राखी जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जो यहाँ पर अभी बात चल रही थी सनातन धर्म की, देखिए सनातन धर्म तो शाश्वत धर्म है और उसको लेकर के अगर कोई इस तरह की टिप्पणी आती है तो निश्चित रूप से वो देश के किसी भी या समाज में किसी तरह से स्वीकार्य नहीं होगी। न केवल अन्य धर्मों के बारे में अगर कोई टिप्पणी आती तो भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बात आ क्यों रही है, क्यों इस तरह के विरोध है। अगर आप सनातन धर्म पर इस तरह की टिप्पणी आ रही है तो कौन कार्रवाई करेगा। अभी हमारे स्वामी जी ये बोल रहे थे कि कांग्रेस को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए, उसको उनको दंडित करना चाहिए। सवाल है कि सरकार दंडित करेगी, कोई पार्टी दंडित करने की स्थिति में तो है नहीं, और कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अन्य दलों को, जो घटक दलों को कोई दंडित कर ले, या तो उनसे अलग हट जाए या फिर ये कोई दंड नहीं होता, बल्कि विचारधारा की बात है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस को खुद से बचना चाहिए ऐसे बयानों से। रही बात अन्य दलों की, जो अगर गठबंधन में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें लगता है कि कल इस बात को लेकर चर्चा भी हुई होगी इंडिया अलायंस का। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो जब राजनीति में धर्म का प्रवेश हो जाता है राखी जी, तो निश्चित रूप से विवाद की स्थिति आती है। बहुत सारे मतांतर के लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन एक करने का अधिकार उनको नहीं है, चाहे कोई भी पक्ष हो। दूसरी बात यह है कि सरकार है, अगर देखिए संविधान के अनुरूप भी अगर आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि अगर ऐसी कोई टिप्पणी आती है तो सरकार को पूरी ये आज़ादी है और सरकार सक्षम है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करे। लेकिन अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी तरफ से नहीं हुई है, शिकायतें भी नहीं हो रही हैं। आखिर बात क्या है? कहीं न कहीं पर राजनीति से प्रेरित सारी बातें हैं और ये नहीं चाहते, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों नहीं चाहता है इसमें हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये बार बार ये सारी बातें लगातार आ रही हैं। दूसरी बात है इंडी और घमंडिया की बात हम करें। अब आप देखिए ज़रा सा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का अगर ये बयान देखिए आज का, तो बराबर इंडिया पर कोई टीका टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं, इसीलिए उसको इंडी अलायंस बोल दे रहे हैं, घमंडिया बोल दे रहे हैं, लेकिन इंडिया पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि इंडिया और भारत, मैं ये कहना चाहूँगा कि शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई ये भारत है, इस पर होना चाहिए। अपना देश इंडिया ना हो के भारत हो, तो ये काम कौन करेगा? सरकार करेगी। आज आप देखिए G20 में आपने भारत देखा, किसी को आपत्ति हुई? किसी को नहीं। और भारत तो भारत है, ये जो है हमारे देश का एक गौरव, हमारा देश है, तो इसके बारे में किसी को आपत्ति हो नहीं सकती, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी हो। रही बात इंडिया शब्द जो उसी से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अब आप पहले इंडिया का विरोध करेंगे नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब बातें आने वाले चुनाव का 2024 की तैयारी है राखी जी, और उसमें क्या है कि इस तरह का जो है हर पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर दल अपने अपने हिसाब से जो है इसका नैरेटिव सेट करेंगे। एक बात और भी देखेंगे आप, एक सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए पुराने समय में जो मंडल कमंडल की राजनीति थी, तो एक समय मंडल की राजनीति बहुत भारी थी। उसके बाद जो है जो हिंदुत्व या धर्म या तमाम चीज़ों का एक जो पूरे देश के सारे लोग इस बात को मान रहे हैं, तो उसका एक बोलबाला है। अब सवाल ये है कि ये जो अलायंस है,
इनका क्या आने वाले समय में किस तरह की स्थिति आएगी ये देखना होगा। जैसे जाति जनगणना का मामला है, तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ रही, तो शायद बीच बीच में जो बयान जो आ रहे हैं एक तरह से आपस में एक कंट्रडिक्शन जरूर हो रहा है, और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में इन पर काफ़ी घमासान होने की तैयारी है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। अश्विनी जी, दो बातें आई हैं समझ में। एक तो ये है, जैसे कि अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि कार्रवाई, यही बात मैंने भी शुरुआत में बोली थी कि कार्रवाई कर सकते हैं, करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। धर्म पर लेकर राजनीति ना हो, लेकिन हो वही रहा है। कांग्रेस को यदि स्टैंड लेना है तो वो खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं कि हो सकता है धीरे धीरे खुद ही हट जाएं, वो उस स्थिति को खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक तो ये मजबूत गठबंधन था, अब यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है आते आते इलेक्शन कुछ लोग खुद ही सटक लें। तो ऐसे में ऐसे स्टेटमेंट्स को कौन रोकेगा, कौन ये दिखाएगा, कौन ये एक प्रेशर डालेगा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स ना दें, चाहे वो कोई भी हो? क्योंकि जिस तरीके से रमेश शर्मा जी भी कह रहे थे कि संविधान में है कि हमें हर धर्म का, कहते हैं ना कि सबकी एक आस्था जुड़ी है, देखिए, तो उसका सम्मान तो हमें करना है, वो कोई भी हो। तो फिर सनातन धर्म पे ही क्यों ऐसे लोगों को फिर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उन पर? राखी जी, देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कौशिक जी ने तो एक बात सही कह दिया कि कौन, अभी अलायंस हमारा बना नहीं है, भले ही वो लोग तैयारी कर रहे हो, स्पष्ट और सच बात निकल गई। और कौन सटक लेगा, और हमको तो लग रहा है कि सब दिख रहा है, नीतीश जी दिख रहे हैं, ममता जी दिख रही हैं, जिस तरीके से दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं, और ये सनातन को नष्ट करने वाले हैं, ये सारे सटक जाएंगे, कांग्रेस ही बचेगी, और फिर वही स्थिति होगी कि विरोधी दल का नेता नहीं मिलेगा इनको। दूसरी बात, जो आपने कहा कार्रवाई की बात, और सभी हमारे गुणीजनों ने यहाँ कहा कार्रवाई की बात। देखिए, कार्रवाई हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था से होती है। सरकारें पुलिस व्यवस्था से अगर कार्रवाई करती हैं एफआईआर दर्ज करके, वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। न्यायपालिका को भी न्याय देना होता है। अभी आप यहाँ पर बैठे किसी हमारे विद्वान प्रवक्ताओं को सबको नूपुर शर्मा याद होंगी। नूपुर शर्मा जी का जब केस हुआ था तो किस तरीके से कन्हैया दर्जी और कई हत्याएं हुई, उसमें कहने की कोई बात नहीं है, पुराना केस है, सबको पता है। लेकिन हमारे महान माननीय जज साहिबान का एक मौखिक बयान आया उस पर कि नूपुर शर्मा जी, आपकी वजह से ये हत्याएं हुई हैं, आपके बयान की वजह से। ये सुप्रीम कोर्ट का जजों का बयान है। मैं कहता हूं, इस बयान के बाद जबकि सनातन को ललकारा गया, सनातन को नष्ट करने की बात की गई, उसके बाद लगभग 270 लोगों ने, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी थे पूर्व, उन्होंने चिट्ठी लिखा, और आज तक उन महानुभाव जजों के कान पर जू नहीं रेंगा कि पहले भी स्वतः संज्ञान लिया गया था और आज भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा ये दिख रहा है। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर ये चीज वहां से भी एक आनी चाहिए थी। दूसरी बात अब आता हूं, ये इंडी, बार बार आपका जो बड़ा रोचक सवाल था इंडी और इंडिया। देखिए, इंडिया क्या, हमको लग रहा है कि कौशिक जी भी पूरा नाम शायद न बता पाए कि इसका नाम क्या है हिंदी में। अंग्रेजी में अगर पढ़ा जाता है इसको तो आई का मतलब इंडियन होता है, डेवलपमेंटल, इंक्लूसिव, ये 4 शब्द आता है इंडिया में, इंडी में, और उसके बाद अलायंस आता है। तो हमने अगर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडी अलायंस कह दिया और इंडिया गठबंधन कहने के बाद, तो गठबंधन तो नहीं आप लोगों ने जोड़ दिया। जब इन्होंने नाम ही रखा है इंडी अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, आई खत्म हो जाता है तो इंडी होता है, उसके बाद अलायंस आ जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही दोहराया है कि भाई आप ये मानकर चलिए कि ये इंडी अलायंस है, इंडिया नहीं हो सकता है। और कौशिक जी, अगर इसका पूरा, हमको तो लगता है कांग्रेस के मतलब, या उस इंडिया जो हम कह लेते हैं, जो शब्द इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसके जितने घटक हैं उसमें 70% लोगों को नाम याद नहीं। अच्छा अश्विनी जी, यदि इसको शुरू से जो नाम इसका था इंडिया गठबंधन, वही कह दें तो उसमें आपत्ति क्या है? इंडिया गठबंधन क्यों बीजेपी कहना नहीं चाहती? ये गठबंधन क्यों हम कहें? उन्होंने जब अपना नाम ही नहीं रखा तो हम क्यों कहें? जब मैंने पढ़ के सुना दिया, इंडी के बाद अलायंस आता है, अलायंस का मतलब ही गठबंधन होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अपनी बात इसके बाद से मैं समाप्त करूंगा, समय की बाध्यता है, कि देखिए, जो संविधान सभा में इंडिया दैट इज भारत लिखा गया था, और जब 18 सितंबर को जब आर्टिकल 1 में जोड़ा गया, तो विरोध करने वाले कौन थे? अभी जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, शर्मा जी ने,
कि विरोध करने वाला उस समय जनसंघ का कोई नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं हुई थी। कमलापत त्रिपाठी जी, मेहता जी, सेठ गोविंद दास जी, इन लोगों ने विरोध किया था और उस समय का विरोध कांग्रेसी ही कर रहे थे। नहीं, ये इंडिया गुलामी का प्रतीक है, लेकिन फिर भी जोड़ा गया। बाबा साहब अंबेडकर ने जबकि कहा था कि प्रियम्बल बदला नहीं जा सकता है, वो आत्मा है संविधान की, संविधान में संशोधन और समीक्षा हो सकती है, लेकिन 1975-76 के आसपास संविधान में प्रियम्बल भी बदला गया, यानी कि आत्मा से छेड़छाड़ की गई। ठीक है। और आज कांग्रेसी कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन कर रही है। हमको इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भारत उतना ही प्यारा है। आपको भारत से क्या दिक्कत है विजय कौशिक जी, ये बताने का कष्ट चलिए करें विजय कौशिक जी देश अपनी वालों बात रखिएगा जल्दी से। तो हमें भारत से कोई दिक्कत है ना, हमें इंडिया से कोई दिक्कत है ना, हमें आर्यव्रत से कोई दिक्कत है ना, हमें भारत के जो प्राचीन नाम है उनसे कोई दिक्कत है। मैं भाई स्पष्ट आपके कहना जयराम चाहता हूं रमेश से पूछ लीजिए क्यों दिक्कत है उनको फिर। कि देखिए मोदी जी और ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, किस तरह से इंडिया शब्द भी नहीं बोलना चाहते। ये कह रहे हैं कि इंडिया तो गुलामी की निशानी है, और मैं आपको ये बताना मैं नहीं चाहता हूं कि शायद कह मालूम रहा, मैं नहीं है। कह रहा। कमलापत त्रिपाठी जी आपके नेता, सेठ गोविंद राम आपके नेता, मेहता जी आपके नेता, ये सुब्बा राव आपके नेता, ये उन लोगों ने कहा था, मैंने नहीं तो कहा। फिर आप ये बता गुलामी का दीजिए, प्रतीक आपके है और मुताबिक ये इंडिया पूरा क्या है? विधिवत उसके साक्ष्य नहीं, मौजूद फिर है। आप बता दीजिए जी इंडिया का क्या अर्थ है फिर? जी भाई आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने इंडिया शब्द पर ऐतराज जताया था, तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को उन शब्दों पर ऐतराज नहीं है? मतलब आपके मुताबिक इंडिया उन लोगों ने गुलामी की हमको निशानी नहीं अगर है? वो अगर संविधान में आ चुका है विजय भाई, तो संविधान में जो चीज है हम उसको मान रहे हैं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ये तो देश नहीं की तो जन फिर- भावना है नहीं, कि शर्मा जी ने कहा फिर- कि होना चाहिए, फिर पूरी इतने भाजपा देशों ने बदले तो यहाँ भी इस होना बात में चाहिए। क्यों लगी हुई है तो ये कि तो बड़ी नहीं जी, इंडिया नाम नहीं व्यापक होना चर्चा चाहिए, है भारत कि हम होना चाहिए, संविधान की भारत देश समीक्षा का करने जा रहे हैं। स्वाभिमान है। आपको तो ये लग रहा है कि हम देखिए, आपने संविधान आपको बनाया, शायद मैंने मालूम ना कहा हो, कि उस समय मैं भारतीय आपको जनता बता दूं, पार्टी पैदा नहीं हुई थी, आप ही जो के नेताओं ने ये इंडिया सब नाम किया। पड़ा भारत का, वो सिंधु घाटी सभ्यता के कारण पड़ा। और अब हमारी जानकारी में ये भी आया है कि पाकिस्तान इंडिया शब्द को लपकना चाहता है। ठीक है भाई, वो तो चाहते हैं कि भारत अपने नाम के आगे से इंडिया शब्द को खत्म कर ले। किसी देश को क्या ऐतराज है भाई? अगर मोदी जी खत्म करना चाहते हैं तो कांग्रेस को ही क्या ऐतराज है? हमें कोई ऐतराज नहीं है भाई, जिस बात को देश के लोग चाहते हैं हमें किसी चीज में कोई ऐतराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। 2024 के लिए ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है लोगों को बरगलाया जा सके इंडिया भारत में अटका कर, और किस तरह से सनातन के ऊपर हमले के नाम तो पर भाई आप सनातन को समाप्त करने की बात करेंगे ये लोग और राजनीति हम करना सनातनी चाहते हैं, होकर पूरे विरोध ही देश ना का करें। क्यों भाई महंगाई है, कौशिक साहब, बेरोजगारी आप है, सनातन उनकी का बात नहीं अपमान करेंगे। करेंगे और हम विदेशी सनातनी विरोध कर्ज भी की ना बात नहीं करें। करेंगे कि मोदी की सरकार सनातन ने का विदेश को अपमान सबसे बड़ा हिंदुस्तान में खरीदार बना बर्दाश्त दिया नहीं है। किया जाएगा कौशिक घोटालों की साहब, बात कोई नहीं भी करे। करेंगे। इन्होंने उसका जवाब जनता देगी। 24 के चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो। विजय जी उसमें स्मार्ट जनता सिटी जवाब कहाँ से आ आपको गई देगी। सनातन में? प्लीज, हम तो इंडिया गठबंधन और सनातन पे बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ आ गई सर? मुद्दे तो बहुत पीछे हैं, मैंने वही तो शुरुआत में कहा। घोटालों को छुपाने के लिए ही तो बीजेपी इन मुद्दों की बात कर रही है। मुझे ये बताइए, केंद्र में सरकार निकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर क्या आदेश दिए आपको अच्छी तरह मालूम है। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है हेट स्पीच के मामलों को? और एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो नुपुर शर्मा चिल्ला रहे थे, देश भर के मुसलमान चिल्ला रहे थे कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करें, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर अरब कंट्रीज कोर्ट से ने दबाव की, आया, कोर्ट ने किया ना। नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या चाहिए कार्रवाई भाई? हो गई। इनके एक वो प्रवक्ता थे नवीन जिंदल, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसी मुझे तरीके विजय से जी अभी एक बात हरियाणा बता की दीजिए, बताता हूँ, चलिए सुन लीजिए। विजय जी एक सेकंड, बस एक छोटा सा सवाल है सर, सिर्फ आप थोड़ी बोलेंगे, एक हाँ। मिनट तो रुकिए। नहीं, जरूरी है मेरे सवाल भी। अभी स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था कि कांग्रेस अपना कद बढ़ा सकती है यदि वो अपने ऐसे लोगों को जो साथ में रखे हुए गठबंधन है उनको बाहर कर दे, जिन्होंने सनातन पर प्रतिक्रिया दी है या इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं। क्या कांग्रेस कर सकती है या आप उनको अपना साथी नहीं मानते? सुनिए, वो परिस्थिति तब होती है कि जब सबने कांग्रेस को अपना मुखिया चुन लिया हो और
वो ये कहें कि भी जो कांग्रेस का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, तो उस परिस्थिति में आप किसी भी दल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। जितने भी घटक दल हैं अभी वो बराबरी की स्थिति में है। मतलब आप लोग अभी आपस तो में वो- अभी एक नहीं है? जी, एक वाली क्या बात है जी। जब मान लीजिए अलग अलग विचारधारा के दल एक पर एक फार्म पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी विभिन्न मुद्दों को लेकर अभी तो सहमति चल रही है कि भाई इसमें कौन कितनी टिकट लेगा किस स्टेट में। और ये बताऊं, लोकसभा चुनावों को लेकर ये हमारा संगठन है, विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। देखिए दूसरी देखिए बात, सीट शेयरिंग और दूसरे मुद्दे भी हमारे पेंडिंग है, उन पर चर्चा चल रही है। जैसे जैसे मुद्दे क्लियर होते जाएंगे हम देश के सामने रखते जाएंगे अपने। लेकिन एक बात तय है, ये जो गठबंधन है इससे हमें नुकसान है कांग्रेस को निजी तौर पर खूब, लेकिन देश हित में हमने ये गठबंधन किया है क्योंकि हमें देश को बचाना है महंगाई की मार से। अरे तो आप हट जाइए ना गठबंधन से, नुकसान मत झेलिए, हट जाइए। जो हालात इस देश इस सनातन के के मुद्दे पर स्वामी जी ने जो कहा उस बात को मान लीजिए और हट जाइए गठबंधन से। आपको तो हट जाना चाहिए। मार से बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। अदानी अंबानी की फिल्म में देश की 90% जनता का पैसा ठीक है, चला चलिए गया विजय है। जी, मैं तो बीच में हाँ, रोकूंगी। हाँ, ठीक है, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। रमेश शर्मा जी, जी मैं बहुत संक्षिप्त में प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। मैं इस मामले को बहुत अच्छे से, अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमको नुकसान भी है लेकिन हम एक होके करना भी चाहते हैं देश हित के लिए। दूसरी तरफ कुछ और भी हो रहा है, हटाना भी नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम उस स्थिति में ही नहीं है। बीजेपी अलग इस मुद्दे को लेके बैठी है, वो कह रही है कि FIR हो चुकी है, हो जाएगी कार्रवाई भी। तो कैसे निकल पाएंगे इन सब चीजों से? देखिए, मोटे तौर पर एक सबसे पहले तो भारत के संविधान के अनुसार जो कानून व्यवस्था की स्थिति को समझ लीजिए। हमारे यहाँ दो प्रकार की कानून व्यवस्था है। कुछ राज्य सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। जो राज्य 4-5 राज्य दिल्ली सहित केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, वहाँ पर लॉ ऑर्डर की कार्रवाई करने का दायित्व केंद्र सरकार का है। लेकिन जहाँ पर राज्य सरकारें आत्मनिर्भर सरकारें हैं, वहाँ पर लॉ ऑर्डर का काम, निर्णय लेने का काम राज्य सरकारों का है। अब ये जो आवाज़ उठी है तमिलनाडु से और कर्नाटक से, तो ये राज्य सरकारों को कार्रवाई करना चाहिए। केंद्र सरकार वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप दिल्ली में कर सकता है, लद्दाख में कर सकता है, कश्मीर में कर सकता है, यहाँ कर सकता है, वहाँ नहीं कर सकता। तो वो राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस थोड़ा सा जब से कमजोर हुई है, कई मुद्दों पर जो दो टूक उनको बात कहनी चाहिए वो दो टूक बात करने में थोड़ा संकोच करते हैं। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को हिम्मत के साथ, तो फिर इसमें तो एक आश्चर्यजनक बात हुई कि कर्नाटक में कांग्रेस को लोग समर्थन करने लगे। रमेश शर्मा जी, मुझे बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यह विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय की सीमा है, तो आखिरकार क्या होगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिलहाल सब इस मुद्दे को लपकने और भराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस पर देश हित के लिए अभी सोचने को तैयार नहीं दिखता। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।